हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, बाइक भी आप लोगों के सामने खड़ी है। आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं 2023 बजाज पल्सर N160 विथ 2023 यामाहा FZS वर्जन 4। दोनों को ही OBD2 और E20 की अपडेट मिली हुई है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगा, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है चलाते वक्त, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, ब्रेकिंग हो, हैंडलिंग हो, कहां पर आपको क्या ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। और वीडियो के अंत तक आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा ज्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू सन ऑटोमोबाइल कालना एंड स्टार बजाज कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, कि मैं आप लोगों तक ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कालना, शांतिपुर या कृष्णनगर में रहते हैं, कोई भी आप यामाहा या बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ दोनों ही बाइकों की जो स्पेसिफिकेशन में डिफरेंसेस है वो बताना चाहूंगा। दोनों के पास ही LED हेडलैम्प का सेटअप है, लेकिन N160 के पास प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जो यहाँ पर FZS वर्जन 4 के पास नहीं है। लेकिन N160 में आप लोगों को यहाँ पर बल्ब वाली ये टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, लेकिन FZS वर्जन 4 में यहाँ पर ये LED की देखने को मिलती है। एक और चीज़ खास क्या है, जैसे आप FZ में यहाँ पर की ऑन करते हैं LED DRL जलती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पर जब आप की ऑन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये नहीं जल रही है। तब तक नहीं जलेगी जब तक आप इसके इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। ये एक मेन डिफरेंस है, यहाँ पर प्रोजेक्टर है, यहाँ पर नहीं है। दोनों के पास ही 100/80 सेक्शन के टायर है, लेकिन ट्रेड पैटर्न में आप लोग यहाँ पर डिफरेंसेस देख सकते हैं। 70 इंचेस के अलावा दोनों ही आप लोगों को बाइकों में यहाँ पर देखने को मिलती है। सेफ्टी में N160 थोड़ी सी आगे निकलती है। सिंगल चैनल, डुअल चैनल ABS दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगी, लेकिन FZS के पास सिर्फ सिंगल चैनल ABS की ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर खास क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है जो यहाँ पर N160 के पास नहीं है। बाकी अगर आप लोग N160 में देखते हैं तो यहाँ पर फ्रंट में 300 mm की बड़ी सी डिस्क विद ग्रेमिका कैलिपर मिल रही है, और अगर आप लोग FZ में देखते हैं तो 282 mm की बड़ी सी डिस्क विद यहाँ पर बाइब्रेक कैलिपर मिल रही है। और सस्पेंशन N160 में 37 mm की बड़ी सी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, चंकी सा टेलीस्कोपिक फोक, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है। ये आप लोगों को 41 mm की बिल्कुल देखने में मिलती है FZS वर्जन 4 में। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पावर हाउसेस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर N160 में 164.82 cc SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल फुल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलती है। पावर फिगर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 16 PS की मैक्स पावर और यहाँ पर आप लोगों को 14.65 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क देखने को मिलती है। बाकी टॉर्क ऑन डिमांड, मतलब कोई भी आप रेवरेज में हो, आप लोगों को कभी भी पावर की कमी फील नहीं होगी। ये जो सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह आप लोग को यहाँ पर N160 में मिल रही है। और जब आप यहाँ पर FZS वर्जन 4 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 149 cc SOHC 2 वाल्व ये भी है, लेकिन ये एयर कूल है, लेकिन N160 में ऑयल कूल मिल रही थी। और बाकी फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पर भी है। पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं 12.4 PS की मैक्स पावर और 13.3 न्यूटन मीटर की करीबन यहाँ पर आप लोग को टॉर्क देखने को मिलती है। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा, दोनों ही बाइकों के पास मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी है। टायर में यहाँ पर थोड़ी सी इसको प्लस पॉइंट मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 140/60 सेक्शन की चौड़ी सी टायर तो मिली रही है, जो कि 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ आ रही है। खास बात ये भी है कि यहाँ पर आप लोग को रेडियल देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप लोग N160 में जा रहे हैं तो वो रेडियल नहीं है, और 130 सेक्शन की वहाँ पर टायर देखने को मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं, ये आप लोगों को 220 mm की ये डिस्क देखने को मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ पर N160 में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 230 mm की देखने को मिलती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी इसको एडवांटेज मिली हुई है। सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये 7 स्टेप एडजस्टेबल ये मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलती है, और सेम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सस्पेंशन मोनोशॉक आप लोगों को यहाँ पर N160 में भी देखने को मिल जाती है। और खास बात यह है कि ये 154 किलोग्राम की है और FZS 136 किलोग्राम की है। तो ये जो पावर डिफरेंस है, वेट पे कितना ज़्यादा फर्क डालती है, वही हम लोग आगे बिल्कुल राइड के दौरान टेस्ट करने वाले हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को हैंडल बार या मीटर कंसोल के बारे में बताऊं तो हैंडल बार भी करीबन दोनों में सेम ही है, कोई क्लिप ऑन वगैरह नहीं है। यहाँ पर पास लाइट का स्विच, यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न बाकी बहुत ज़्यादा लाउड में नहीं कहूँगा, डिसेंट है। अगर आप लोग राइट साइड में आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच है, प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर स्विच दी गई है, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड अभी राइड के पहले बिल्कुल सुनाने वाला हूँ। खास चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल रही है, जो FZS में नहीं है। सेगमेंट फर्स्ट 160 cc में आप लोगों को ये जो बेजललेस मीटर कंसोल ये बजाज ने यहाँ पर ऑफर करा था। यहाँ पर आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर मिल रही है, जो FZS में नहीं है। बाकी स्पीडो, ओडो, टैको आप लोग को मिल रही है। देन आप लोग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, देन आप लोग को यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह भी बिल्कुल यहाँ पर दिख जाती है। यहाँ पर आप लोगों को ना भले ये मतलब आप कह सकते हैं कि जो गियर पोजिशन सेंसर है वो नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं ये हाई बड़ी। देन यहाँ पर देखिए ऐप, मोबाइल की बैटरी स्टेटस, फोन SMS कॉल अलर्ट वगैरह भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर N160 में नहीं मिलती है। बाकी अगर हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो पास लाइट को यहाँ पर हाई बीम, लो बीम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये टर्न इंडिकेटर्स,
हॉर्न यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है जैसे N160 में देखने को मिल रही है। राइट साइड में भी चीज़ें सेम ही है। यहाँ पर इंजन किल स्विच है और नीचे है यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच। तो दोनों ही बाइकों की जो डिफरेंसेस थी वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। और चलिए अब दोनों ही बाइकों की जो यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनते हैं, देन दोनों की जो राइड है उस पर मैं आप लोग को ले चलता हूँ। एग्जॉस्ट में भी यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर आप लोग को अंडरबिली देखने को मिलती है। चलिए इसकी आवाज़ जो है वो मैं सुना दूँ। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर FZS वर्जन 4 की आवाज़ सुनाऊँ तो यहाँ पर आप लोग को ये अच्छी खासी यहाँ पर आप लोग को ये जो एग्जॉस्ट है वो देखने को मिलती है। इसकी भी आवाज़ सुनिए। बाकी BCSS दोनों में ही है। आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं ऑफ 2023 यामाहा FZS वर्जन 4, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर पावर कम है। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो क्यों ना यहीं से स्टार्ट करी जाए। फर्स्ट गियर पे मैंने डाल दिया है और ये देखिए सेकेंड गियर ये, और थर्ड गियर पे भी डाल के देखते हैं। हाँ, सेकेंड गियर तक बहुत सही है। थर्ड गियर में थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पर जो वो मतलब आप कह सकते हैं टॉर्क थोड़ी सी कम मिलती है। बाकी फर्स्ट सेकंड गियर में काफ़ी सही मिल रही है। इनिशियल रिस्पांस काफ़ी तगड़ा है और अगर आप थोड़ी बहुत वेट के साथ भी अगर आप इस बाइक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 2-3 चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रेसिंग के शौकीन हैं, मतलब इनिशियल से आप लोग को बहुत तगड़ी वाली एक्सेलरेशन चाहिए तो शायद आप लोग को मायूसी हो। लेकिन अगर आप लोग कंफर्टेबल राइड चाह रहे हैं, मेनली आप सिटी राइड्स करते हैं, एक अच्छी आपको क्रूजिंग चाहिए, मेरे ख्याल से इसकी जो पावर टॉर्क है ना आप लोगों को यहाँ पर निराश नहीं करेगी। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी राइडर और पिलियन के पोजीशन के बारे में बताऊँ, सिटिंग पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए आप ना बहुत हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं और रियर फिटेड फुट पे गया तो मतलब आपको तकलीफ भी नहीं होगी अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं। साथ ही वो जो स्पोर्टी फील है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी अगर आप लोग पिलियन के लिए देखते हैं तो यहाँ पर भी ना, चाहे पिलियन हो चाहे राइडर हो, सीट के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है ये पूछते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, ये थोड़ी सी हार्डर साइड पर है। मैं सीट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब आप पत्थर पर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है, वैसा भी नहीं है। कंफर्टेबल राइड आपको दे रही है। बाकी पिलियन को पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ा सा ग्रैब रेल भी दिया गया है। तो ये मतलब सिटिंग पोजीशन के बारे में बात हो रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अब अगर मैं थोड़ी सी इंजन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताऊं तो अगर मैं क्लच की बात करूं तो यहाँ पर ये मिड साइड पर है। हाँ, मतलब ऑन द रन जब आप बाइक को चला रहे होंगे 200-400 किलोमीटर तो शायद थोड़ी आपको यहाँ पर सॉफ्ट मिले, बट हाँ फिर भी वो मिड साइड पर ही रहेगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैं यहाँ पर क्लच को नहीं कहूँगा। और वहीं अगर मैं आप लोग को यहाँ पर गियर चेंजिंग के बारे में बताऊँ तो चाहे वो अप शिफ्ट हो चाहे वो डाउन शिफ्ट, आपको हल्का से एफर्ट लगाना पड़ रहा है। वो क्लिक से साउंड भी आप लोग को मिल रही है और आप कह सकते हैं कि काफ़ी स्मूथली वो शिफ्ट हो रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एफर्ट आप लोग को यहाँ पर लगाना हो रहा है। और हाँ, मैंने मतलब इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा चलाया भी हुआ है तो कभी मुझे वो फॉल्स न्यूट्रल वाली प्रॉब्लम या गियर शिफ्ट वाली प्रॉब्लम वो मुझे अभी तक यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आई है। तो गियर बॉक्स आप कह सकते हैं कि काफ़ी स्मूथली यहाँ पर फंक्शन कर रही है। तो इतनी ज़्यादा हम लोग अगर इंजन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलिए, जैसे मैं हर वीडियो में करके बताता हूँ, एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं इसके, देन हम लोग इसकी आगे जो मतलब परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट गियर पर 3 हॉर्न के साथ 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। और इसने 100 भी जो है वो अचीव कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में कहूँ ना तो देखिए मैंने 100 तक इसको लिया है। अगर आप टॉप स्पीड पर भी जा रहे हैं, सामने में 100 की टायर है, पीछे में यहाँ पर 146 की टायर है, वो भी रेडियल टायर है, तो आप लोग को यहाँ पर स्टेबिलिटी में वैसे कोई इशू वैसे बहुत ज़्यादा कोई फील नहीं होने वाली है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पर वाइब्रेशन कितनी है, तो 70-80 तक भी अगर आप जा रहे हैं ना, 85 तक भी जब आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेशन आपको फील नहीं हो रही है। हाँ, उसके बाद हल्की फुल्की आपको फील हो सकती है, मतलब फुट पिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ये ग्लव्स और जूते वगैरह पहने होंगे ना तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाली है। और वही अगर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप 80 तक भी इस बाइक को क्रूज़ कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आपको मिल रही है। हाँ, अगर आप ज़्यादा स्पीड पर जाते हैं, माइलेज थोड़ी सी घटती है, तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट आपको 40 to 45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के बाद इसकी जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो भी करना बनता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है एज अ सेफ्टी, बट वो अभी मैं आपको टेस्ट करके नहीं बता पाऊंगा। लेकिन सिंगल चैनल ABS है। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से, और सारी ब्रेक टेस्ट हम लोग एट अ स्पीड ऑफ 60 करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी आ चुकी है 450 तक एंड ब्रेक अप्लाइड। ओहो,
काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स, मतलब देखा है कि मतलब 60 से 0 तक आने में शायद 2 सेकंड का भी टाइम इसने नहीं लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी तगड़ा वाला रिस्पॉन्स है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब ब्रेक लीवर देख रहे हैं ना, वो मिड साइड पर है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। मतलब जितना आप यहाँ पर पुल कर रहे हैं उतना अच्छा आप लोगों को जो बाइट एंड फीडबैक है वो मिल रही है। बाकी मैं कह सकता हूँ काफ़ी तगड़ा है यहाँ पर। अगर आप लोग फ्रंट ब्रेक अगर देख रहे हैं, चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखा है आप लोगों ने, देखा है हल्की सी, जब मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेस किया है ना, तब यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर जो रियर जो टायर है वो फिसली है। अब इसको मतलब कंट्रोल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी पीछे कोई है नहीं, इसको जो हम लोग मोड़ लेते हैं, आप लोगों ने देखा है, ये देखिए हल्की सी जगह पे मैंने इसको मोड़ भी लिया है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो टर्निंग रेडियस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो मतलब शहरों में अगर आप लोग क्विक टर्न्स वगैरह ले रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी और वेट भी बहुत ज़्यादा फील नहीं कराएगी ये। और चलिए दोस्तों, अब दोनों ही ब्रेक को साथ में अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले रियर ब्रेक एंड देन फ्रंट ब्रेक। ये रियर ब्रेक और ये फ्रंट ब्रेक, ये देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि रियर ब्रेक जब आप एक्सट्रीम प्रेस कर रहे हैं ना तो हल्की सी शायद वो जो रियर टायर है वो फिसले, लेकिन इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी किया, हल्की सी पहले फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए, देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ABS है तो गाड़ी को आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और फिसलने का भी जो डर है ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा है जब मैंने लास्ट में ये चीज़ अप्लाई किया तो यहाँ पर फिसली नहीं है गाड़ी। तो ओवरऑल कहा जा सकता है दोस्तों, अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं ना, इस गाड़ी में आप लोगों को निराशा नहीं होगी। हाँ, अगर आप लोग सिर्फ रियर ब्रेक की मतलब अगर आप मुझसे परफॉर्मेंस पूछेंगे तो जैसे मैं हर गाड़ी में कहता हूँ ये प्रोग्रेसिव ही देखने को मिलेगी। और अब अगर मैं आप लोगों को मतलब हैंडलिंग के बारे में बताऊं या सस्पेंशन के बारे में बताऊं, ये देखिए, ये जब आप कर रहे हैं ना तो मतलब आपको वेट बिल्कुल यहाँ पर फील नहीं हो रही। मैंने आपको अभी बताया था टर्न लेते टाइम भी वेट आपको बहुत ज़्यादा ये फील नहीं करा रही है। साथ ही में ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा ना, यहाँ पर USD नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रंट जो सस्पेंशन है ना उससे आप लोगों को थोड़ी सी वो जो स्टिफनेस है वो यहाँ पर बिल्कुल फील हो रही है अभी, ठीक है। और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आप गाड़ी को जितना भी हेल-दुल कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि गाड़ी फिसल रही है या फिर आपकी कंट्रोल से बाहर जा रही है, ऐसा नहीं है। गाड़ी को काफ़ी अच्छी तरीके से आप यहाँ पर मैनेज कर पा रहे हैं। और सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो ना, आप लोगों को ये मिड साइड पर सेट हुई देखने को मिलेगी। बाकी इसका 2 रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, आप अगर कॉर्नरिंग के शौकीन है तो आप लोग अच्छी खासी कॉर्नरिंग इसके साथ कर सकते हैं। अगर आप लोग टॉप स्पीड या फिर अगर आप ज़्यादा स्पीड पर जाना चाह रहे हैं तो आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप अच्छी तरीके से वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर ये देखिए, अगर आप लोग ऐसे वाले रास्तों पर आते हैं ना तो मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही होगी, हाँ डिफ्लेक्शन थोड़ी बहुत है मेरी आवाज़ में, जो ये दर्शाती है कि यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो थोड़ी सी आपको वो स्टिफनेस महसूस हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा झटका दे रही है। एक बार दोबारा मैं इन सब रास्तों पे ले जाना चाहूँगा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा आपको वो झटका फील नहीं करा रही है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन एक चीज़ है, ये 7 स्टेप एडजस्टेबल है तो इसको काफ़ी हद तक आप सॉफ्ट बना भी सकते हैं। और वहीं अगर मैं ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में बताऊं तो दोस्तों मैं एक चीज़ कह सकता हूं कि इसकी जो सिटिंग पोजीशन है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पैर है, ये टैंक का यहाँ पर ये जो सेटअप है ना, ये जो डिज़ाइन, इसकी वजह से आप टकिंग करके बैठ रहे हैं और हाथ आपकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी मतलब हैंडल बार पर टिकी हुई है। ओवरऑल राइड अगर आप देख रहे हैं, आप हल्का सा मतलब झुके, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिल रही है। और क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है तो मतलब आप चाहें तो SMS कॉल अलर्ट वगैरह भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, वो भी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। देन अगर आप लोग देखें ना तो LED यहाँ पर आपको हेडलैम्प वगैरह भी मिल रही है। तो रात के टाइम पर भी अगर आप 50-60 किलोमीटर तक की स्पीड पर भी राइड कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाली है। ओवरऑल मिला जुला कर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों तो हैंडलिंग में आप लोग को यहाँ पर इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और स्पेशली मैं दोबारा कहना चाहूँगा, अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तब तो ये और ज़्यादा आपको मज़ा देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने आप लोग को इस बाइक के बारे में तो बता दिया है, चाहे वो हैंडलिंग हो चाहे वो ब्रेकिंग हो एक्सेलरेशन हो। और अब बात करते हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर है N160, एंड देन मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि कितना ज़्यादा सही होगा दोनों में से आप लोगों के लिए बाइक खरीदना। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग बाइक को कर चुके हैं स्विच। ये N160 है फर्स्ट गियर में और ये सेकेंड गियर और ये थर्ड गियर। अब दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चीज़ यहाँ पर कहना होगा, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो 136 किलोग्राम की है और ये आप लोगों को 154 किलोग्राम की देखने को मिल रही है। तो ये जो मतलब वेट जो डिफरेंस है ना, इसकी वजह से आप कह सकते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन में आप लोगों को दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आ रही है। हाँ, समझ में आएगी तब जब आप मतलब बहुत ज़्यादा इसको परखेंगे। बाकी लेमैन के हिसाब से अगर आप चला रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। 19-20 का फ़र्क है, हाँ, तब वो आपको तब समझ में आएगी जब आप बहुत ज़्यादा उसको परखेंगे।
बाकी अगर आप सिटिंग पोजीशन के बारे में कहें तो हाँ, ये चीज़ बताना होगा कि हाथ अगर देखा जाए तो वहाँ पर वो आपको हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची देखने को मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी सी नीची है। आप हल्का सा ज़्यादा यहाँ पर झुक रहे हैं। रियर फिटेड फुट पेग, बाकी रियर फिटेड फुट पेग आप लोगों को FZS वर्जन 4 में भी देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग हल्का सा थोड़ा ज़्यादा झुक रहे हैं। बाकी वहाँ पर स्प्लिट सीट नहीं थी, यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिलेगी। बाकी अगर आप राइडर मतलब अगर चाहे राइडर देख रहे हैं चाहे पिलियन देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको स्पेशियस सीट मिल रही है। पीछे पकड़ के बैठने के लिए स्प्लिट ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी आप लोगों को N160 में मिल रही है। तो हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। सिटिंग पोजीशन में क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वहाँ पर थोड़ी सी अपराइट आप बैठ रहे थे, यहाँ पर आप थोड़ी सी झुक रहे हैं। बाकी वहाँ पर भी झुक रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर आप हल्की सी थोड़ी आप ज़्यादा झुक रहे हैं। तो ये सिटिंग पोजीशन के बारे में बात हो चुकी है। अब अगर मैं कंफर्टेबल कितने वो बताऊँ तो हाँ, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो सीट आपको ऐसा फील करा सकती है कि मतलब थोड़ी सी मतलब हार्डर साइड पे है। बाकी अगर कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल ये भी है, लेकिन दोनों में क्या है कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो सीट जब आप बैठ रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई मतलब चेंज समझ में नहीं आएगी। जैसे FZS वर्जन 4 में है, करीबन उसी तरीके की सीट आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंजन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लच के बारे में बात करना चाहूँगा। ये मतलब 100 सीसी की जो बाइकें होती है ना, उनमें भी शायद ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्लच आपको देखने को मिलता है जो आप लोगों को N160 में मिल रही है। बाकी हाँ, ये FZS वर्जन 4 से आप लोगों को वे मतलब लाइटर देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग इसकी मतलब जो गियर मतलब चेंजिंग वगैरह चाहे डाउन शिफ्ट हो अगर अप शिफ्ट वो अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो मतलब एफर्ट वगैरह आप FZS वर्जन 4 में लगा रहे थे ना, उतनी ही एफर्ट के साथ यहाँ पर भी आपको ये अप या डाउन शिफ्ट करना होगा। और साथ ही वो क्लिक साउंड भी मिल रही है। और हाँ, मक्खन की तरह स्मूथ यहाँ मतलब जो शिफ्टिंग है यहाँ पर भी होती है। तो गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगी, जो कि आपको क्लच में समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करेंगे। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को ऑलरेडी ऑन कर लिया है, फर्स्ट गियर पे 3 हॉर्न के साथ। ये 0 to 60 आप लोगों ने देख ही लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। हो कहना होगा दोस्तों, ये एक बात ना मुझे यहाँ पर जो समझ में आ रही है, डेफिनेटली 0 to 60 जो रीच करने का टाइम है इसने कम ही लिया होगा। बाकी मुझे भी ये चीज़ समझ में आई है दोनों को जब मैं चला रहा हूँ, मतलब एक के बाद एक। बाकी हाँ, 0 to 100 भी कहीं ना कहीं इसने ज़्यादा मतलब जल्दी अचीव कर लिया है, क्योंकि FZS में ना 0 to 60 तो आप बहुत मतलब जल्दी अचीव कर लेते हैं, लेकिन 0 to 100 जाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो वो एक चीज़ यहाँ पर आपको काफ़ी सही देखने को मिल रही है। और स्टेबिलिटी में मैं कहना चाहूँगा कि 19-20 है, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी में ना आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब आपको सेम भी महसूस हो सकती है, या फिर आपको ये भी महसूस हो सकता है कि थोड़ा बहुत FZ भी बेहतर है। बाकी मुझे तो मिक्स फीलिंग आ रही है। और वही अगर आप लोग वाइब्रेशन कहेंगे दोस्तों, तो हाँ, स्मूथनेस के मामलों में मैं ये मतलब 100% कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को N160 थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिलेगी। इवन अंडर स्पीड ऑफ 100 आप लोगों को वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में अगर कहा जाए तो वही मैं कहूँगा 70-80 तक आप रखिए, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी राइड देखने को मिलेगी। वाइब्रेशन उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको FZ में भी कहा था, यहाँ पर भी कहूँगा कि जब आप ज़्यादा स्पीड पर जाते हैं, माइलेज घटती है, तो तब भी अगर आप 70-80 तक भी अगर आप चला रहे हैं, 35 से 40 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर डुअल चैनल है, तो चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60। और ये 64 तक जा चुकी थी। बाकी देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर कहना होगा कि मतलब रोकती तो ये भी है, मतलब शायद 2 सेकंड का इसने समय लिया होगा 60 से 0 तक आने में, लेकिन वहाँ पर 282 mm की मतलब डिस्क है और यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की डिस्क देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब 19-20 का फ़र्क है, ये थोड़ी सी तो बेटर है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप दोनों फ्रंट ब्रेक अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो। बाकी मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि मतलब काफ़ी कड़क आप लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रही है। वहाँ पर क्या था ना, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लीवर देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी आपको मतलब हार्डर साइड पे मिलेगी। मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, FZS में ब्रेक लीवर आप लोगों को मिड साइड पे देखने को मिलती है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60। यही मैं देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको FZS में क्या बताया था दोस्तों कि जब एक्सट्रीम आप प्रेस कर रहे थे तो हल्का सा जो रियर टायर है वो स्लिप कर रही थी। भले वो 140 की है और यहाँ पर आपको 130 mm की टायर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ABS यहाँ पर डाली गई है तो टायर फिसली नहीं है। बाकी ये भी चीज़ है ना कि ABS की जो इंट्रूशन है वो भी मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है दोनों को साथ में अप्लाई करते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट, एंड ब्रेक अप्लाइड। ये चीज़ दोस्तों मतलब यहाँ पर मुझे ना इसकी जो इंट्रूशन है
मतलब एबीएस की वो हल्की सी फील हुई है, बाकी आपने देखा है। देखिए दोस्तों, मतलब इसकी अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो हाँ, ये भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव ही देखने को मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली जब आप लोग रियर ब्रेकिंग को मतलब सेपरेटली देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पॉन्स देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी ही सही लेकिन आप लोगों को बेहतर देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल अगर आप लोग ब्रेकिंग यहाँ देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी तगड़ी ही देखने को मिलेगी। और दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी सी सस्पेंशन और हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन की बात हो जानी चाहिए। ये देखिए, जब आप इसको हल्की फुल्की ऑफ रोड पर लेकर आ रहे हैं ना, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी ना वो फीलिंग काफ़ी हद तक वही है जो आप लोगों को एफजीएस में देखने को मिल रही थी, लेकिन एफजीएस की जो स्टिफनेस है ना वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर मतलब N160 में देख रहे हैं ना, तो इसकी जो स्टिफनेस है, मैं रियर सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ, बाकी मोनोशॉक तो दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी स्टिफनेस आपको हल्की सी कम महसूस होगी। बाकी अगर आप लोग फ्रंट देख रहे हैं तो यहाँ पर भी स्टिफर साइड पर ही है। मैंने आपको एक्सेलेरेशन टाइम पे ऑलरेडी कहा है कि स्टेबिलिटी वगैरह में यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्नरिंग इसकी भी आप लोगों को बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग गड्ढे वगैरह पर जा रहे हैं ना, तो एफजीएस के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हल्की सी ही सही लेकिन आप लोगों को कंफर्टेबल ज़्यादा फील हो सकती है। तो सस्पेंशन के बारे में मैंने कहा है। और अगर आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब फ्रंट में से स्टिफनेस जो मैंने आप लोगों को कहा था एफजीएस में थोड़ी सी ज़्यादा है। एफजीएस में आप लोगों को हल्की ही सही लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ी सी स्टिफनेस जो है फ्रंट सस्पेंशन में से वो आप लोगों को वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ, मैं एफजीएस में भी जो मैं चीज़ कहना भूल रहा था वो है मिरर व्यू के बारे में। बाकी दोनों में ही आपको जो रियर व्यू मिल रही है वो भी काफ़ी सही है। तो ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप देख रहे हैं, दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। आप एफजीएस में जब बैठ रहे हैं ना, तो आप गाड़ी के हल्का सा अंदर बैठ रहे हैं, लेकिन जब आप इस गाड़ी पर बैठ रहे हैं ना, आप गाड़ी पर बैठ रहे हैं, तो दोनों की हैंडलिंग में डिफरेंस है। बाकी देखिए, अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह देखते हैं, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को काफ़ी तगड़ी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप बैठ रहे हैं ना, दोनों ही गाड़ी में आप लोगों को थोड़ी सी अलग फील होती है। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर दोनों में से किसी भी बाइक को अगर आप लोगों को चूज करना है, तो मेरे ख्याल से एक बार टेस्ट राइड आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। बाकी एक चीज़ मैं और आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये जो मतलब वेट का डिफरेंस है 136 से यहाँ पर 154, बाकी चलाते वक्त ये आप लोगों को, चाहे आप टर्न ही क्यों ना ले रहे हो, आप लोगों को दोनों बाइकों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैसे कुछ फील नहीं होने वाली है। चलिए अब कंक्लूजन पे चलते हैं, देन बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों अब करते हैं मुद्दे की बात कि यहाँ पर कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। सबसे पहले प्राइस मैं आप लोगों को बता दूँ, वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक कालना की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एफजीएस आप लोगों को करीबन 1,51,000 तक में मिल जाएगी। और ये जो बाइक है N160, बाकी मैं कह दूँ E20 और OBD2 अपडेट दोनों में ही है। N160 आप लोगों को ये करीबन 1,65,000 तक में देखने को मिलेगी। तो 14,000 से 15,000 रुपीज़ तक का डिफरेंसेस है अगर आप लोग दोनों बाइक को देख रहे हैं। तो अब यामाहा एफजीएस वर्जन 4 किसको खरीदनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यामाहा की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इंजन रिलायबिलिटी। ठीक है, ये काफ़ी ट्रस्टेड, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक जापानीज ट्रस्टेड ब्रांड है। तो अगर आप लोगों को एक रिलायबल इंजन चाहिए थी, आपको एक बल्कि लुकिंग मतलब बाइक चाहिए थी, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आप लोगों को स्टाइलिश बाइक चाहिए, आप लोगों को माइलेज भी करीबन 55 किलोमीटर तक की चाहिए, आपको अच्छी हैंडलिंग चाहिए, आपको एक कंफर्टेबल जो सिटिंग पोजीशन है वो चाहिए, आपकी बजट अराउंड मतलब 1.5 लाख रुपए तक की थी, और मेंटेनेंस पे भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, सिंगल चैनल एबीएस से आप खुश है, लेकिन आप लोगों को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल आप लोगों को चाहिए थी। साथ ही यामाहा की ये जो लुक है, अगर आपको ये पसंद है तो आप बिल्कुल इस बाइक के साथ जा सकते हैं। अगर आप लोग मिडिल एज तक भी है तो भी आप इस बाइक को मतलब ले सकते हैं, काफ़ी सही बाइक है। लेकिन जब आप इस बाइक पर आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को पल्सर चाहिए थे, लेकिन थोड़ी सी रिफ्रेशिंग लुक के साथ। आप रात में काफ़ी ज़्यादा राइड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब चार्जिंग पोर्ट वगैरह चाहिए थी, एलईडी हेडलैम्प चाहिए, साथ ही आप लोगों को प्रोजेक्टर वगैरह चाहिए थी रात पे राइड करने के लिए। आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस, मतलब सेफ्टी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। डुअल चैनल अगर आपको चाहिए था, और अगर आप लोगों को करीबन 45 किलोमीटर तक की माइलेज चाहिए थी, अगर आप लोगों को ये मतलब जो पल्सर है, अगर आप इसकी लुक पसंद है आपको, और साथ ही अगर आप लोगों ने चला के ये समझा कि इसकी जो मतलब हैंडलिंग वगैरह वो भी अगर आप लोगों को सही लग रही है, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑफिस जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि मिडिल एज तक अगर आप यहाँ पर भी हैं, तो भी आप इस बाइक को मतलब खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो बाइक है ना काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लुक के साथ आ रही है, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है, डुअल चैनल है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप इस बाइक को बिल्कुल खरीद सकते हैं। बाकी आप प्रायोरिटी सेट कीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार आप पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा बार बताने के बाद भी कि कौन सा आप लोगों के लिए सही होगा। तो मैं ये कहूँगा कि प्रायोरिटी सेट कीजिए, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस कही है, चला के मैंने आप लोगों को बताया, तो प्रायोरिटी सेट कीजिए जो आप लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा, जिसमें आप लोगों को आप लोग टिक कीजिए। ठीक है, चेक कीजिए कि जिसमें प्रायोरिटी आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है वो बाइक आप खरीद सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए बाइक के साथ, एक नए वीडियो में। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।